स्टार्ट कर दें फिर। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोग खिलजी स्टार्ट किए थे, है ना। स्लेव डायनेस्टी हम लोग एंड किए थे, बलबन का टाइम पीरियड हमने देखा था और बलबन का राइज भी देखा था हम लोगों ने कल के क्लास में, कि बलबन जो है वो नासिरुद्दीन महमूद जब किंग थे तो बलबन वाज मेड नाइब, और किस तरीके से बलबन पावरफुल होता है, और बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हम लोग डिस्कस किए थे, और फाइनली देखे थे कि बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में, है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों को रिवाइज करवा देना चाहता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्वेंसेस। तो हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस किए हैं, है ना। मिडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो हम लोग रखते हैं जनरली 1150 ऑनवर्ड्स रखते हैं, है ना। और मिडिवल हिस्ट्री में हमने देखा है कि एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है मध्यकालीन भारत में, मतलब 1190 से बाद जो है वो है आपका इस्लाम का राइज और दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन, है ना। तो लगभग आपका मिडिवल हिस्ट्री का 35% पार्ट जो है, 35 to 40% पार्ट जो आप बोलिए, वो पूरा दिल्ली सल्तनत ही है। तो दिल्ली सल्तनत जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो एक मेजॉरिटी आप कहिए कि बेड रॉक है मिडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली एक स्टेट है, एक आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम है जो कि आपको 1206 से बनना स्टार्ट हुआ। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों के 5 डायनेस्टी हैं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी जो फर्स्ट आपको डायनेस्टी है किसका, दिल्ली सल्तनत का। स्लेव डायनेस्टी के बाद हैं आपके खिलजीज, खिलजीज के बाद हैं तुगलक्स, तुगलक्स के बाद हैं सैयद्स, और सैयद्स के बाद हैं लोदीज। So all these 5 dynasties, Slave, Khilji, Tughlaq, Sayyid, Lodhis are together called as Delhi Sultanate, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है आप लिख सकते हैं 1206 to 1286। खिलजीज का लिख सकते हैं आप 1219, 96, 1316 से 1320, 1320 लिख सकते हैं आप। तुगलक्स का लिख सकते हैं आप 1325, 1320 से 1320 से 25, 51 के बाद 1414 लिख सकते हैं। सैयद्स का है 1414 टू 1451, 1451, और लोदीज का टाइम पीरियड है 1451 टू 1526। ये है आपके स्लेव डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी खत्म कर लिया, ठीक है, और खिलजीज हम लोग स्टार्ट किए थे। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन रूलर हम लोगों को पढ़ना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ठीक है। उसी तरीके से खिलजीज में हम लोग को पढ़ना है किसका, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत है जिसके बारे में 5 डायनेस्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका नियर अबाउट 40% ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री होता है यहाँ पे। और लोदीज के बाद आ जाते हैं आपको क्या, मुगल्स, और मुगल्स के बाद फिर आ जाएंगे ब्रिटिशर्स। 1206 to 86 है। दिल्ली सल्तनत से पहले, दिल्ली सल्तनत से पहले क्या फेस था, तो दिल्ली सल्तनत से पहले जब इस्लाम नहीं आया है भारत में, तो इसके पहले क्या था, पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज, है ना। और प्रतिहाराज के डिसरप्शन की वजह से राजपूत किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ था, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि चौहान्स थे, तोमर्स थे, इजंट इट।
और फिर उनको हराया था मोहम्मद गुरी ने। तो ये है आपका ब्रॉड स्ट्रक्चर कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुगल्स देखेंगे, और मुगल्स के बाद तो फिर आपका मुगल्स का डिक्लाइन, औरंगजेब का मृत्यु है, फिर लेटर मुगल्स है, और उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग खिलजी डिस्कस कर रहे थे। खिलजी डिस्कस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट जो है, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत था, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था। क्या दिल्ली सल्तनत प्योरली इस्लामिक स्टेट था? तो नहीं, दिल्ली सल्तनत प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं था। और दिल्ली सल्तनत के विषय में हमें किस किस सोर्स से पता चलता है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जिस तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में हम लोग को पता है ना कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, वहां से हमें पता चलता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो पीरियड होता है, उसका कुछ टेक्सचुअल सोर्स होता है और उसका कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है ना। तो दिल्ली सल्तनत का टेक्सचुअल सोर्स क्या क्या है, मतलब वो कौन कौन सी किताबें हैं जो उस जमाने में लिखी गई, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में पता चलता है, उस समय के सरकार के विषय में पता चलता है। तो वहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खिलजीज डिस्कस करने से पहले हम लोग स्टेट देख लेते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत का, कि दिल्ली सल्तनत जो चलेगी वो किस टाइप की रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस टाइप की रहेगी। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। राइटिंग इज नॉट क्लियर। देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत को 5 डायनेस्टीज में बांट दीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप लिख दीजिए स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, स्लेव डायनेस्टी के बाद लिखिए खिलजीज, खिलजीज के बाद लिखिए तुगलक्स, तुगलक्स के बाद लिखिए सैयद्स, सैयद्स, और सैयद्स के बाद लिखिए लोदीज। ठीक है, यहां स्लेव डायनेस्टी में आप लोग लिख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। इन लोग का टाइम पीरियड ही आप लिख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का है 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रजिया 1236 से 1239, बलबन 1246 से 1286। बेस्ट बुक कौन सा है बता देता हूं, पहले लेक्चर खत्म होने दीजिए आज का। ठीक है, तो इस नेक्स्ट आप लोग लिख लिए हैं। आमिर खुसरो बलबन के कोर्ट पोएट थे? नहीं जी, आमिर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट है। खिलजी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। पहले स्टेट का देख लेते हैं क्या कैरेक्टर था। रब कर दे इसको, दूसरा पेज लिख देते हैं क्या। देखिए, नेचर ऑफ स्टेट, और ये स्टेट की बात कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत की। तो इसके विषय में दिल्ली सल्तनत किस टाइप का था, इसके क्या सोर्सेस हैं, टेक्सचुअल सोर्सेस, कुछ किताबें हैं जहां से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है। वो टेक्सचुअल सोर्सेस कौन कौन है? तो पहला है आपका अदब उल हर्ब, ये बुक का नाम है अदब उल हर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फतवा ए जहांदारी। ठीक है, ये फतवा जहांदारी जो है ये बार्नी ने लिखा है। और ये अदबुल हर्ब जो है वो मुदब्बिर ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। थर्ड एक और सोर्स है आपका दिल्ली सल्तनत के विषय में, वो है रेहला, रेहला जिसको इब्न बाटूटा ने लिखा है। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में।
कि अदबुल हर्ब किसने लिखा है, फतवाए जहांदारी किसने लिखा है, रेहला किसने लिखा है। और ये जो बुक्स हैं ये क्या हमें बताते हैं रिगार्डिंग द नेचर एंड गवर्नेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इन बुक से हमें उस समय के गवर्नेंस के विषय में पता चलता है। पीटी में आपको स्ट्रेट पूछ सकता है अदबुल हर्ब किसने लिखा है, फतवा जहांदारी किसने लिखा है, रेहला किसने लिखा है। ठीक है, अब देखिए इन सब बुक से क्या पता चला हमें। ये तो बुक्स हो गए, राइटर हो गए। अब इन बुक्स में दिल्ली सल्तनत के विषय में लिखा हुआ है, तो सरकार किस टाइप की थी दिल्ली सल्तनत में, ये लिख लिया है आप लोगों ने। तो देखिए गवर्नमेंट किस टाइप की थी दिल्ली सल्तनत में, तो देखिए द गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिस्ड, और वी कैन से दैट दिल्ली सल्तनत वाज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर कहने का मतलब क्या हुआ कि एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सुल्तान। और ये मैं दिल्ली सल्तनत के विषय में बता रहा हूं, ये आपको स्लेव डायनेस्टी में भी मिलेगा, ये आपको खिलजीज में भी इसी टाइप का सरकार मिलेगा, फिर आपको तुगलक्स में भी ऐसा ही मिलेगा, सैयद्स में भी ऐसा ही मिलेगा, लोदीज में भी ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो हेड कौन होते थे पावर के, सुल्तान। सुल्तान के नीचे होते थे नोबल्स, एक ग्रुप होता था नोबल्स। अब ये नोबल्स भी तरह तरह के होते थे, जैसे कि कुछ होते थे टर्किश इन ऑरिजिन, तो उनको कहा जाता था टर्किश नोबल। कुछ होते थे खिलजीज इन ऑरिजिन, कुछ होते थे अफगान्स, कुछ होते थे इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था किसका, टर्किश नोबल्स का। तो लगभग जितने भी ऑफिसेस थे, जो भी अच्छी पोस्टिंग्स होती थी, वो किसको दिया जाता था, टर्किश नोबल्स को। टिल खिलजीज हैव नॉट कम टू पावर, जब तक खिलजी नहीं आए थे तब तक हाई ऑफिसेस वेयर द मोनोपोली ऑफ होम, टर्किश नोबिलिटी। नोबल्स के नीचे होते थे कौन, ऑफिसर्स। ठीक है, क्लियर है। नोबल्स के साथ साथ एक और ग्रुप होता था जिसको कहते थे उलेमास। उलेमास मतलब होता था थियोलॉजियंस, थियोलॉजियंस या कह सकते हैं और रिलीजियस पीपल। ठीक है, तो थियोलॉजियंस जो उलेमास होते थे, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता था। क्यों, क्योंकि उलेमास को जनरली जस्टिस का डिपार्टमेंट जो था, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट was generally given from this group, was given from ulemas। ठीक है, क्योंकि अब रिलीजियस जो थियोलॉजियंस है उनको भी तो सुल्तान को कॉन्फिडेंस में रखना है ना, क्योंकि रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है सरकार चलाने में। लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, बगावत करवाई जा सकती है धर्म के नाम पे। तो इसीलिए उस समय के सुल्तान भी क्या होते करते थे कि जो रिलीजियस पीपल होते थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स उलेमास होते थे, उनको पैटर्नेज देने के लिए क्या किया जाता था कि जो जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है जनरली उलेमास को दिया जाता था। बाकी जो भी आपको लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स होता था वो किसको दिया जाता था, नोबल्स को दिया जाता था। क्लियर है ये। तो गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड। अब देख लेते हैं रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो देखिए इस्लाम जो था, अगेन इस्लाम तो प्रैक्टिस किया ही जा रहा था, लेकिन अगेन जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे उनको यह बात पता था कि दो बीइंग अ मुस्लिम दे आर रूलिंग ओवर अ वास्ट एरिया विच इज नॉन मुस्लिम। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत के रूलर को यह पता था कि दो दे आर मुस्लिम्स, लेकिन जिस जमीन पे वो हुकूमत करने वाले हैं वो क्या है, इट इज अ लैंड ऑफ नॉन मुस्लिम। तो इसलिए उनको पता था कि हर बार पे रिलीजियस लॉस नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो आपको शरिया होता था, जो रिलीजियस लॉ होता था, दैट वाज सबऑर्डिनेट टू जवाबित। ठीक है, मतलब स्टेट लॉज के नीचे रिलीजियस लॉज होता था। मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, और शरिया में उसका कुछ कानून अलग दिया हुआ है, शरिया मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रिन में, रिलीजियस लॉ में, लेकिन वो लॉ उसका हाथ काट दो, लेट्स अज्यूम सो।
लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतना क्रूर पनिशमेंट अगर आप डालिएगा तो क्या होगा, जनता बगावत कर देगी। तो जो सुल्तान थे उनको ये बात पता था कि हर बात पे रिलीजियस लॉज को नहीं लगाया जा सकता है, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि स्टेट लॉज, जो गवर्नमेंट का कानून था, दैट वाज अबव देन शरिया लॉज। तो अगर किसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो उसमें किसको माना जाएगा, स्टेट लॉज को। तो ये भी एक एग्जांपल है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट प्योरली एन इस्लामिक स्टेट। कैसे, तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि ज़वाबित वाज ओवर शरिया। ठीक है, ज़वाबित क्या होता है, इसको रब कर देता हूं मैं। नोबल्स में ही वजीर एंड कमांडर इन चीफ का पोजीशन होता था क्या? हाँ जी, अब इसी नोबल्स में से कैसे, जैसे कि मिनिस्ट्री होता है, जैसे कि लेट्स से एमपी सांसद होते हैं ना, अब उसी एमपीज में से किसी को होम मिनिस्ट्री मिलता है, किसी को रेवेन्यू, किसी को लेट्स से कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, और बहुत लोग एमपीज बन के ही रह जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से नोबल्स एक क्लास है। ठीक है, अब इसी नोबिलिटी में से किसी को वजीर बनाया जाता था, किसी को कमांडर इन चीफ मतलब मीर बख्शी भी बनाया जाता था। तो जो नोबल सुल्तान के करीब हैं, जिन्होंने नोबल्स ने सुल्तान को गद्दी पे आने में सपोर्ट किया है और वो सुल्तान बन गया है, तो वो थ्रू द एक्ट ऑफ पैटर्नेज अपने सपोर्टर्स को अच्छे अच्छे पोस्ट देते थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, तो शैल आई रब इट, नेक्स्ट कर देते हैं। इंडियन मुस्लिम्स हो गया, उसके बाद हाँ, तो मैं कह रहा था क्या कि ज़वाबित्स was over शरिया। ठीक है, टर्म से क्वेश्चन आता है। ज़वाबित मतलब क्या होता था, स्टेट लॉज। ठीक है, और शरिया मतलब क्या होता था, रिलीजियस लॉ। ठीक है, और ज़वाबित मतलब स्टेट लॉज को फ्रेम करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बारनी को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बारनी फ्रेम्ड इलैबोरेट स्टेट लॉज। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल है जो ये बताता है कि दिल्ली सल्तनत was not a purely Islamic state, was not a purely Islamic, was not purely an Islamic state। इसमें आपको ये आर्ग्यूमेंट देना होगा। ठीक है, सेकंड आप ये भी बता सकते हैं कि द इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होते थे, कमांडर इन चीफ के हो गए या वजीर के हो गए, दैट वाज बेसिकली गिवन अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो मेरिट वाज ओवर रिलीजियस कंसिडरेशन। ठीक है, ये सब दिल्ली सल्तनत के कैरेक्टर है। ठीक है, थर्ड आप ये भी लिख देंगे। अब देखिए, बाद में हम लोग देखेंगे कि सूफीज्म का भी राइज हुआ है, भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, तो कोई भी धर्म जो है एक दिन में तो बड़ा नहीं हो जाता है, isn't it? जब सूफीज्म भारत में आया होगा तो उसको 100 साल 70 साल लगे होंगे ग्रो करने में। जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा तो उसको लगे होंगे 100-150 साल। तो उस समय के रूलर अलाउ किए होंगे डिफरेंट सेक्ट्स को फ्लॉरिश करने के लिए, तभी ना वो फ्लॉरिश किया होगा। तो थर्ड एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे सूफीज्म और भक्तिज्म का भी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो थर्ड जो आप लिखेंगे, इमर्जेंस ऑफ, या आप लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज टॉलरेंट, was a tolerant state। कैसे, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर। एक तो बता दिया क्या, पॉलिटिकल कंसिडरेशन बता दिया मैंने दिल्ली सल्तनत का कि हाईली सेंट्रलाइज होता था, उसमें सुल्तान होते थे, सुल्तान के नीचे नोबल्स होते थे, नोबल्स के नीचे ऑफिसर्स होते थे। और सेकंड मैंने आपको ये सब बताया कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट अ प्योरली इस्लामिक स्टेट, नॉट अ प्योरली इस्लामिक स्टेट। कैसे, ज़वाबित वाज ओवर शरिया,
उसके बाद मेरिट वाज ओवर रिलीजियस कंसिडरेशन, थर्ड टॉलरेंट स्टेट। अच्छा, एक पॉइंट और है जो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली सल्तनत एक प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं थी। वो क्या कि लेजिटिमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी दिल्ली सल्तनत में। मतलब कि लेजिटिमेसी कहने का मतलब होता है जब लोग आपकी अथॉरिटी को माने, इज़न्ट इट, जब जनता माने कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो सुल्तान है। अब सुल्तान लेट से किसी को मार के गद्दी पर बैठा है, ठीक है, लेकिन जनता को मानना भी तो ये बहुत जरूरी है ना कि ठीक है उसने जो किया वो ठीक किया होगा, उसी को लेजिटिमेसी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को ये पता तो था ही कि वो इस्लामिक हैं और जिस जमीन पे वो हुकूमत कर रहे हैं वो नॉन इस्लामिक हैं, और इस कंडीशन में उन्हें नॉन इस्लामिक पीपल का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो व्हाट दे डिड, दे तो आपको दिल्ली सल्तनत में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्टिस जो है, इसको रब कर देते हैं, जस्टिस, और वो भी जस्टिस क्या, इम्पार्शियल, वाज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस टू रूलर्स। वाई, क्यों, टू गेट सपोर्ट फ्रॉम, और इसलिए तकरीबन आप जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर को देखिएगा मोर और लेस उन्होंने जस्टिस को ज्यादा आपको ये किया है, प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये भी इस बात को साबित करता है क्या कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट प्योरली इस्लामिक स्टेट, नॉट प्योरली इस्लामिक स्टेट। अच्छा, आप ये कैसे फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कुछ इस्लामिक एलिमेंट थे, मतलब इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, तो उसमें आप लिखिएगा, अगर आपको सपोर्ट करना होगा कि दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक एलिमेंट था तो उसमें आप ले सकते हैं क्या कि जजिया जो है वो टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था वो लगाया हुआ गया था। लेकिन ये जो लगाया गया था ये जनरली जजिया लगाया गया था उलेमास को खुश करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को बैलेंस मेंटेन करके रखना था, उनको रिलीजियस लोगों को भी खुश करके रखना था और दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम पीपल है उनका भी सपोर्ट उन्हें चाहिए था, ठीक है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो भी फैसले लिए जाते थे दिल्ली सल्तनत में वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन, राजनीतिक हालातों को देखते हुए लिए जाते थे। क्लियर है ये चीज? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब चलिए, हम लोग खिलजिस की बात कर रहे थे, क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े हम लोग। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछिए। ओके, रब कर देते हैं इसको। तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी हम लोग का खत्म हो गया था, बलबन का डेथ हो गया था, है ना। ये एक बीच का टॉपिक था जिसमें आपको थोड़ा सा हट के बताना था कि भाई सोर्स क्या है दिल्ली सल्तनत के और क्या रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, दिल्ली सल्तनत इस्लामिक स्टेट था कि नहीं, ये सब यहीं पे डिस्कस करवाया जाता है। इसी टॉपिक में एक आपको मिसलेनियस पार्ट था। चलिए, तो हम लोग देखते हैं बलबन्स का डेथ। तो बलबन्स का डेथ क्या है, बलबन का मृत्यु कब हुआ है? 1286 में। और बलबन के डेथ की वजह से क्या इमर्ज हो गया? कॉन्फ्यूजन। कॉन्फ्यूजन किस बात का कि कौन होगा दिल्ली सल्तनत का रूलर। क्यों? क्योंकि दो बंदे, एक तो थे प्रिंस महमूद और दूसरे थे बुगरा खान। दे वेयर द सन्स ऑफ बलबन। तो प्रिंस महमूद जो थे, ही वॉज द चोजन सक्सेसर। बलबन ये चाहते थे कि प्रिंस महमूद ही जो है वो बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत को संभाले, बट प्रिंस महमूद डाइड इन फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स। लेकिन मंगोल्स के साथ लड़ाई में प्रिंस महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो बुगरा खान था, ठीक है, बुगरा खान वॉज रूलिंग ओवर बंगाल एंड बिहार, ठीक है। तो जब बलबन की मृत्यु हुई
तो एक कंफ्यूजन इरप्ट हो गया कि दिल्ली सल्तनत का किंग कौन बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंस महमूद जिसको बलबन ने सिलेक्ट किया था कि ये मेरा बेटा जो है वो रूल करेगा, वो तो मर चुके थे, और जो दूसरा बेटा था बुगरा खान, वो बंगाल और बिहार में उस समय रूल कर रहा था। अब बलबन के बारे में आपको पता है ना कि उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट की थी, इजंट इट? तो जिसकी वजह से बलबन से बहुत सारे नोबल्स जो थे वो नाको कि एक अवध एक गवर्नर जो थे इलाहाबाद के, उनके फादर ने अपने स्लेव के साथ मिसट्रीट किया था, तो उसके बदले में बलबन ने क्या किया था, उतने कोड़े जो हैं वो गवर्नर के फादर पे लगवाए थे। तो ये सब कुछ एक्सट्रीम स्टेप थे बलबन के द्वारा, जिसके वजह से जब तक बलबन सुल्तान था तब तक तो जो नोबिलिटी थी वो दबे हुए थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद अब इन नोबल्स को एक मौका मिल गया था, है ना, और इसलिए बुगरा खान जो है वो डरा हुआ था। बुगरा खान को लग रहा था कि अगर वो दिल्ली जाएगा बलबन की मृत्यु के बाद तख्तपोशी करने के लिए, तो हो सकता है कि बुगरा खान का मर्डर हो जाए, और इसलिए बुगरा खान जो है बलबन की मौत के बाद ही रिफ्यूज टू गो टू दिल्ली एंड इंस्टेड ही वाज कंटेंट और ही वाज सेटिस्फाइड इन रूलिंग ओवर बंगाल एंड बिहार। तो बुगरा खान जो इकलौता सक्सेसर था बलबन का, वो दिल्ली आने को तैयार नहीं था, और प्रिंस महमूद जिसको बलबन ने सिलेक्ट किया था एज अ हेयर, वो मर चुके थे मंगोल के साथ लड़ते हुए। तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, और इस पावर वैक्यूम को फिलअप किया किसने? खिलजीज ने। ठीक है, तो बलबन की मृत्यु के बाद आपको खिलजीज का राइज है, इसको रब कर दे रहे हैं, रब कर देते ना। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मंगोल्स, सॉरी आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ एंड राइज ऑफ खिलजीज। खिलजीज कौन थे? दे वर नॉन टर्क्स। याद है मैंने आपको बताया था ना कि अब तक जो भी पावर था वो किस पे मोनोपोलाइज होता था? टर्क्स के हाथों में। खिलजीज वेयर नॉन टर्क्स, ठीक है, दे वेयर नोबल्स बट दे वेयर नॉन टर्क्स, एंड दैट्स व्हाई खिलजीज वेयर नॉट गिवन द प्लम पोस्टिंग। तो खिलजीज दे वेयर नॉन टर्क्स एंड दे वेयर द वार्डन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वार्डन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में खिलजीज को एज अ गवर्नर बना के रखा जाता था। खिलजीज ट्राइब का नाम है। अब नॉर्थ वेस्ट एरिया क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट एरिया देख लीजिए तो क्या हो गया? फ्रंटियर एरिया। फ्रंटियर एरिया कहने का मतलब क्या हुआ? बॉर्डर एरिया। एंड बॉर्डर एरिया क्या रहता है? हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो आप कह सकते हैं ना कि खिलजीज को जो पोजीशन दिया जाता था वो जनरली क्या, मतलब कि चैलेंजिंग का असाइनमेंट जनरली खिलजीज को दिया जाता था, और राजधानी के आसपास जनरली किसको रखा जाता था? टर्किश नोबल्स को। लेकिन पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था बलबन की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब खिलजीज जो थे दे वेयर द वार्डन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और इसीलिए ये हमेशा इनकी लड़ाई होते रहती थी मंगोल्स के साथ, और जिसकी वजह से इनके जो सोल्जर्स थे वो बैटल रेडी रहते थे हमेशा, मतलब दिन भर तो इनको लड़ाई ही करना है ना। तो इसलिए जो खिलजीज के पास जो सैनिक होते थे वो फिट होते थे। और जब ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ तब जलालुद्दीन खिलजी came to Delhi and he proclaimed himself as an emperor। और इस स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली आता है, और दिल्ली आके वो बोलता है कि आज से बादशाह हम हैं। और इस जलालुद्दीन खिलजी को सपोर्ट भी मिलता है किससे? नॉन टर्क नोबल से। अब जो बाकी के नॉन टर्क नोबल्स थे उन्होंने देखा कि वाह जलालुद्दीन खिलजी अपने में से है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब क्लेम किया दिल्ली की सियासत आपको बलबन की मृत्यु के बाद, तो जलालुद्दीन खिलजी को जो नॉन टर्किश लॉबी थी नोबिलिटी की, उसने सपोर्ट किया। ठीक है, और खिलजीज के आने के बाद ऐसा होता है कि जो नोबिलिटी का बेस है वो एक्सपैंड होता है, मतलब और भी डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को भी, डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी के लोगों को भी नोबिलिटी के बेस में ऐड किया जाता है। क्योंकि बलबन का हमने पॉलिसी देखा था ना कि बलबन अगेन ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिफेंडर ऑफ हाई बॉन्ड। उसने अपना डेसेंट क्लेम किया था अफराशियाब से, और इसीलिए टर्किश नोबिलिटी को खुश में रखने के लिए बलबन क्या करता था कि नोबिलिटी के बेस में किसी और आदमी को आने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए बलबन के टाइम तक नोबिलिटी जो थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन जब खिलजीज आए तो उन्होंने नोबिलिटी के बेस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये तो खुद नॉन टर्क्स थे। ठीक है जी, तो जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से 1296,
और जलालुद्दीन खिलजी वो पहले सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया को इस्लामिक स्टेट कभी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो हैं यहाँ पे लोग वो क्या है, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो जब जलालुद्दीन खिलजी शहंशाह बने थे तो उलेमास का जो ग्रुप था, उलेमास मैंने बताया ना आपको, थियोलॉजियंस होते थे और ये भी काफी इंफ्लुएंशियल ग्रुप होते थे नोबल्स की तरह। तो थियोलॉजियंस जो हैं वो आपको जलालुद्दीन खिलजी पे प्रेशर बना रहे थे कि अब आप बादशाह बन चुके हैं तो इंडिया को आप इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करने का मतलब हुआ कि इस्लाम शुड बी मेड अ स्टेट रिलीजन, ऐसा थियोलॉजियंस का कहना था जलालुद्दीन खिलजी का को। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि नहीं, इंडिया कैन नेवर बी एन इस्लामिक स्टेट। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज में, बीपीएससी में हो सकता है ये पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोक्लेम दैट इंडिया कैन नेवर बी मेड एन इस्लामिक स्टेट। तब आपके आंसर क्या होंगे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं इंडिया में। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी टिक करके आइएगा। अलाउद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन वो ट्रैप रहेगा। फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। मोस्ट पॉपुलर जो सुल्तान है खिलजी डायनेस्टी में वो अलाउद्दीन खिलजी है, बट ही इज नॉट द फाउंडर। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हो गया। और तीसरा चीज ये भी याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो गवर्नमेंट को कंसेंसस के द्वारा चलाना चाहते थे। मतलब उनका ये तर्क था, वो काफी थोड़े से लिबरल भी थे। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ही ट्राइड टू रन बाय कंसेंसस द गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज? तो सॉरी, तो ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसी होती है? तो मैंने बताया था जलालुद्दीन खिलजी वाज मर्डर्ड, एंड ही वाज मर्डर्ड बाय हुम? ही वाज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी बादशाह थे तो अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर थे, कहां के? अवध के। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बादशाह बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहां के गवर्नर थे? तो अवध के। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको रब करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल्स। किस क्रॉनिकल की बात कर रहे हैं? बट सर ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। हाँ, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका कि दिल्ली सल्तनत में हिंदुइज्म का ग्रोथ हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली जो सुल्तान है वो जजिया तो लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो रिलीजियस कंसिडरेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट भेदभाव कर देते थे। उस समय भी जो गवर्नमेंट पोस्ट होते थे, जो गवर्नमेंट असाइनमेंट होता था, वो एबिलिटी पे देख के जनरली दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड है इनका 1296 टू 1316। 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द गवर्नर ऑफ अवध, या फिर ऑप्शन में दे सकता है कारा। ठीक है, कारा इज द एंशिएंट नेम ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड देवगिर। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिर पे अटैक किया था, जिसकी वजह से ह्यूज वेल्थ मतलब अच्छा खासा जो धन था वाज कलेक्टेड। बट अलाउद्दीन खिलजी रिफ्यूज्ड टू शेयर द वॉर बूटी विथ हिज अंकल, जो मैंने कल आपको बताया है। और जब जलालुद्दीन खिलजी जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अपने अंकल को मार देता है। ठीक है, मर्डर्ड जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये 3 इवेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी से। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको जल्दी से।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स, किसने इंट्रोड्यूस किया? कुतुबुद्दीन ऐबक लिखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि जजिया टैक्स जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो दिल्ली सल्तनत में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी के का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये भी था कि उसने जलालुद्दीन में उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हटा दिया और अपना नोबिलिटी बनाया ताकि फ्यूचर में कोई बगावत ना हो। तो एक और लिख देंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि फ्रेम्ड न्यू नोबिलिटी बाय रिप्लेसिंग ओल्ड वन। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री करियर देख लेते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलाउद्दीन खिलजी एक्सपैंडेड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुआ है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी शासक थे उस समय दिल्ली सल्तनत उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि वो मतलब फार फ्लंग एरियाज में जाके इन्वेजन कर सके। इवन बलबन के टाइम पीरियड में भी हमने देखा है क्या कि बलबन वाज अ ग्रेट रूलर, बट उसने एम्पायर के फ्रंटियर को एक्सटेंड नहीं किया है। उसका इकलौता बलबन का जो कैंपेन है वो कहां है? बंगाल में है। क्यों? क्योंकि बादशाह दिल्ली छोड़ के जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि नोबल्स जो थे वो एक तरफ राजा के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे, सोल्जर्स भी उतनी नहीं थी पहले दिल्ली सल्तनत के पास। तो बलबन तक जो दिल्ली सल्तनत है वो लगभग इल्तुतमिश के इतना ही दिल्ली सल्तनत का एरिया था। इट वॉज अलाउद्दीन खिलजी हु एक्सपेंडेड दिल्ली सल्तनत। तो इससे आप ये भी बात निकाल सकते हैं कि देखिए जब स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी तो 1206 में स्टार्ट हुई थी, और एक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है? 1296। तो लगभग 90 साल में दिल्ली सल्तनत 90 साल में इतनी पॉलिटिकली स्टेबल हो चुकी थी कि अब वो दूर दराज के क्षेत्रों में इन्वेजन कर सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी को आए हुआ 90 साल हो गया ना कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके। तो इट इज द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु हैज एक्सपेंडेड व्हाट? दिल्ली सल्तनत। और इसमें इसके मिलिट्री करियर में हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन्स। तो वो है पहला, इसको रब कर दें, तो अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन्स देखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जी देखिए इन्वेजन्स। तो पहला इन्वेजन जहां से आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बीपीएससी में, तो अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन है एक गुजरात, सेकंड राजस्थान में 2 रणथंभौर एंड चित्तौड़। ठीक है, गुजरात है, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, और थर्ड आप लिख सकते हैं डेक्कन एंड साउथ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ठीक है, गुजरात जो है, गुजरात पे इन्वेजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया है आपको 1299 में, 1299 में। ठीक है, रणथंभौर जो है, रणथंभौर पे इन्वेजन किया गया है 1301 में, और चित्तौड़ में 1303 में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो डेक्कन एंड साउथ इंडिया है 1307 ऑनवर्ड्स। क्लियर है ये चीज? अब देखिए कभी कभी आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए आ जाता है। डेक्कन एंड साउथ इंडिया उतना इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि डेक्कन एंड साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पे मलिक काफूर जो था वो इन्वेजन किया था। तो मलिक काफूर जो था वो स्लेव था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव कौन था? तो मलिक काफूर।
और मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया हो। तो टाइटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसको लाख बख्श कहा जाता था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 1000 दिनारी जो है वो किसे कहा जाता था। तो 1000 दिनारी title was given to Malik Kafur because Sultan has purchased Malik Kafur by paying 1000 dinars। बहरहाल तो वो मलिक काफूर थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडिया के एक्सपेडिशन को लीड किया था। चलिए अब इन सभी इन्वेजन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला तो आपको क्वेश्चन आ जाता है ये अरेंज करने के लिए, गुजरात, राजस्थान, रणथंभौर, चित्तौड़ ये दे देगा और कहा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एक्सपेडिशन हुआ है उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को सीक्वेंस कीजिए। या फिर क्वेश्चन स्ट्रेट आ सकता है कि गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी का इन्वेजन कब हुआ, रणथंभौर पे कब हुआ, चित्तौड़ पे कब हुआ, ठीक है। या फिर राजा के नाम पूछे जा सकते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे इन्वेड किया था तो उस समय गुजरात के राजा कौन थे, रणथंभौर के राजा कौन थे, चित्तौड़ के राजा कौन थे। तो ये सारे डायमेंशन जो है जब हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सभी में चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। तो ये था आपका कि ईयर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये लिख लिए आप लोग। चलिए गुजरात के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गुजरात जो था वो अलाउद्दीन खिलजी को ऑक्यूपाई करना ही करना था, ठीक है। क्यों? दो कारण थे उसके लिए। सबसे पहले तो ये कि गुजरात जो है वहां पे पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है। तो गुजरात वाज इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज ऑफ पोर्ट्स। अगर पोर्ट्स होगा तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना जी। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या लाएगा सुल्तान के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे ही वाज इन द फेवर ऑफ व्हाट, कैप्चरिंग गुजरात। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ये भी था कि अगर पोर्ट्स आ जाएंगे तो इंपोर्ट होगा किसका, गुड क्वालिटी हॉर्सेस का, इंपोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी हॉर्सेस। अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं वो भी लाए जा सकते हैं जब पोर्ट हमारे कब्जे में होगा तो, है ना। तो लेट्स से कि इराक से लाना है, ईरान से लाना है तो किससे आएगा, शिप से आएगा। तो जिसके पास पोर्ट्स होंगे, क्या वो साफ नहीं आ रहा क्या, तो जिसके पास पोर्ट्स होंगे तो उनके पास क्या आ सकता है, गुड क्वालिटी हॉर्सेस। और गुड क्वालिटी हॉर्सेस आएगा तो क्या होगा, मिलिट्री एडवांटेज, है ना। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे ही वाज लुकिंग फॉर कैप्चरिंग गुजरात। उस समय गुजरात के जो किंग थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था वो कौन थे, रायकरण। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात का वो कौन सा शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था, तो इट वाज हु, रायकरण, ठीक है। अब हुआ ये कि रायकरण जो है जब उसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहे हैं, और ये बात कब की है, 1299 की, तो रायकरण फ्लेड मतलब भाग गया, विदाउट गिविंग अ फाइट, और बिना लड़े हुए ही गुजरात जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया। क्लियर है चीज। तो दैट इज अबाउट द गुजरात इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसी टाइम पीरियड पे गुजरात के इन्वेजन के समय ही मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आया था। तो मलिक काफूर शुरू से नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। मलिक काफूर जो था वो किसी गुजराती मर्चेंट का स्लेव था। तो ये जब गुजरात का इन्वेजन हुआ था तो मलिक काफूर केम एज अ कैप्टिव टू अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खरीदा था। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मलिक काफूर से रिलेटेड तीन क्वेश्चन जनरली बनते हैं। पहला, मलिक काफूर किसका स्लेव था, अलाउद्दीन खिलजी का। सेकंड, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपने किस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात इन्वेजन। गुजरात इन्वेजन कब हुआ है, 1299 में। और गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों इन्वेड किया था, बिकॉज ऑफ इट पोर्ट्स, बाकी बंदरगाह है, पोर्ट्स होने की वजह से क्या होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है और गुड क्वालिटी हॉर्सेस आ सकती है। ट्रेड होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा सुल्तान के लिए, और अगर गुड क्वालिटी हॉर्सेस आएंगी तो क्या होगा, सुल्तान को मिलिट्री एडवांटेज मिलेगा। और इसीलिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे अटैक किया था। उस समय राजा कौन थे गुजरात के, तो रायकरण थे। रायकरण ने क्या फाइट किया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो नहीं, विदाउट ऑफरिंग अ फाइट जो रायकरण थे ही लेफ्ट गुजरात एंड ही सेटल्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब कि नॉर्दर्न गुजरात छोड़ के वो साउदर्न पार्ट में जाके बस गया, कौन, रायकरण, ठीक है जी।
तो रायकरण के बारे में लिख सकते हैं आप कि ठीक है, तो रायकरण जो है वो ही फ्लेड एंड ही शिफ्टेड टू साउथ गुजरात। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का इन्वेजन। रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स हैं। पहला, गुजरात के इन्वेजन से कैप्चर ऑफ मलिक काफूर, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो मैंने आपको बताया। और सेकंड है कि मंगोल्स इन द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी में जो मंगोल्स थे, दे रिवोल्टेड फॉर वार बूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की से ये इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को किस एक्सपेडिशन में मिला था, उस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जो मंगोल सेना थी वो अपने किस अभियान के दौरान रिवोल्ट की थी। तब आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्यों रिवोल्ट की थी मंगोल्स जो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर सेना में थे? ओवर द वार बूटी, मतलब कि लूट के हिस्से को लेके। ठीक है, अब हुआ ये कि इसमें से जो मंगोल्स थे, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि कुछ मंगोल्स जो अब मेरे आर्मी में हैं उन्होंने रिविलियन किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी पर्सनली दे वेंट टू मीट दोज मंगोल्स। लेकिन डर से क्या हुआ कि ये दो मंगोल्स हैं वो भाग गए, और भाग के कहां चले गए? रणथंभौर। ठीक है, और रणथंभौर में जाके उन्होंने शरण मांगी, किससे? हमीर देवा से। तो उस समय रणथंभौर एक स्टेट है, ठीक है, और रणथंभौर आपको पता है कि दैट वाज रूल्ड बाय द सक्सेसर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे वो रणथंभौर को रूल कर रहे थे। तो जब ये मंगोल्स जो थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, ये चले गए कहाँ? रणथंभौर। और रणथंभौर में जाके इन्होंने शरण मांगी, किससे शरण मांगी? हमीर देवा से। हमीर देवा कौन है? रणथंभौर के किंग है, और हमीर देवा ने इन मंगोल को शरण दे दी। अब अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन को शरण आप दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू वांट अ फाइट, और इस तरीके से रणथंभौर एक्सपेडिशन होता है। क्लियर है? तो मुद्दा क्या हुआ? गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था, किस लिए? पोर्ट्स के लिए। और रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों अटैक किया था? क्योंकि रणथंभौर अंडर हमीर देवा हैज गिवन रेफ्यूज टू दोज मंगोल सोल्जर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रणथंभौर। इसको रब कर दें, लिख लिया आप लोग। सेकंड है आपका इंपॉर्टेंट रणथंभौर एक्सपेडिशन। रणथंभौर, और इसका एक्सपेडिशन कब हुआ है? 1301 में। किंग कौन है रणथंभौर के? हमीर देवा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रणथंभौर का वो कौन शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़ी थी? तो कौन होंगे? हमीर देवा। ठीक है, इशू क्या था, मुद्दा क्या था? तो असाइलम गिवन टू मंगोल सोल्जर्स। बस ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद तीसरा एक्सपेडिशन जो अलाउद्दीन खिलजी का था वो किसके लिए था? तो वो था आपको चित्तौड़ में। इसको रब कर दें। थर्ड एक्सपेडिशन जो है वो चित्तौड़ है, वो 1303 में है। थर्ड एक्सपेडिशन चित्तौड़ 1303, और यहां पे किंग कौन है? रतन सिंह। ठीक है, और चित्तौड़ पे क्यों अटैक किया गया था? इशू किया था? इशू ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहे थे तो उन्होंने उस समय के राजा रतन सिंह से ये परमिशन मांगा था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेना को रणथंभौर होते हुए चित्तौड़ होते हुए गुजरात जाना चाहिए। बस शॉर्टकट था,
अगर रतन सिंह अलाउ कर देता अलाउद्दीन खिलजी के सोल्जर को तो गुजरात जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने शॉर्टकट के लिए आपको चित्तौड़ के राजा से बोला था कि हमारी सेना को जाने दो, वो गुजरात में जाके अटैक करेगी, लेकिन रतन सिंह ने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर और गुजरात को हरा दिया तो नेक्स्ट टारगेट अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? आपको रतन सिंह। अब इससे रिलेटेड पिक्चर भी बनी है, पद्मावती और ये सब। ठीक है, तो अब पद्मावत का पता चला है, तो पद्मावत एक याद कर लीजिए कि एक काव्य है पद्मावत, जिसको लिखा है आपको मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये काव्य है, इसमें बताया गया है कि वो अलाउद्दीन खिलजी वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द वाइफ ऑफ रतन सिंह, बट ये काव्य है। जो रियल रीजन था वो क्या था? पॉलिटिकल रीजन था। क्यों? क्योंकि रतन सिंह ने रिफ्यूज किया था अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक को अपने जमीन से गुजरात जाने के लिए। ठीक है, सो दैट वाज अगेंस्ट रतन सिंह। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट कौन है? तो वो है आमिर खुसरो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन है? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को खड़ी हिंदी का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो जो है वो किसके कोर्ट पोएट थे? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री अचीवमेंट। नेक्स्ट है आपका डेक्कन और साउथ इंडिया पे जो अटैक हुआ है। तो डेक्कन और साउथ इंडिया पे जो अटैक हुआ है उसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। डेक्कन और साउथ इंडिया के इन्वेजन पे जो मलिक काफूर है ही लेड। ठीक है, और मलिक काफूर ने मदुरई तक जीत ली थी। तो मलिक काफूर डिफीटेड मदुरई। ठीक है, और जिसकी वजह से इमेंस वेल्थ, मतलब बहुत सारा पैसा जो है वो दिल्ली लाया गया था, जिससे खुश होके अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वाइस रेजेंट बना दिया था। क्या बना दिया गया था? वाइस रेजेंट। अलाउद्दीन खिलजी वाज मेड, सॉरी, मलिक काफूर वाज मेड वाइस रेजेंट। वाइस रेजेंट मतलब डेप्यूटी टू द किंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए साउथ इंडिया पे रेड जो है, इन्वेजन, वो किसने किया था? मलिक काफूर ने। क्लियर है ये? तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी का बैकग्राउंड, है ना। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट? अलाउद्दीन खिलजीज बैकग्राउंड, कि वो कैसे राजा बने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करके। उसके बाद हमने क्या देखा है? अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री करियर। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। और मिलिट्री करियर में हमने क्या क्या पढ़ा है? गुजरात का इन्वेजन कब? 1299 का। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर का इन्वेजन कब? 1301 का। ठीक है, और पढ़ा है क्या? चित्तौड़ का, है ना, चित्तौड़ 1303। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपके यहां से आ जाते हैं, चाहे तो बैकग्राउंड से आएगा, चाहे आपको अलाउद्दीन खिलजी के चाहे अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री करियर से आ जाएगा। तीसरा डायमेंशन जो बनता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो है उसके रिफॉर्म्स। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन सेगमेंट आता है वो अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म से आता है। और रिफॉर्म्स में हमें दो पढ़ने हैं रिफॉर्म्स। पहला मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड सेकंड मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हैं आपके कुछ टॉपिक्स अलाउद्दीन खिलजी के। आज के क्लास में हम लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चन है? क्या मेरे में नहीं आ रहा है। हाँ, नेम किसका? बुक का पूछ रहे हैं। हाँ, तो बुक के लिए आप सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है वो, मेडिवल हिस्ट्री के लिए। एक एमसीक्यू थी, फर्स्ट मुस्लिम टू एनेक्स डेक्कन, उसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। सर सही है ये आंसर। हाँ, तो मैंने बताया ना कि दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर जिसने अपने एरिया को एक्सपैंड किया है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी शासक थे वो
उन्होंने अपने एरिया को नहीं बढ़ाया। जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे एरिया था उसी एरिया पे रूल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि टिल बलबन दिल्ली सल्तनत वाज नॉट सो मैच्योर, उतनी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आई नहीं थी दिल्ली सल्तनत में। इट वाज खिलजीज, और खिलजीज में भी अलाउद्दीन खिलजी जिसने पहली बार दिल्ली सल्तनत को बढ़ाया है। तो आपका ये बात सही है कि दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स डेक्कन। बिगिनिंग ऑन बुक नेम, बुक नेम है आपका मिडिवल हिस्ट्री का सतीश चंद्रा है, आप बोलिएगा मिल जाएगा आपको, मिडिवल हिस्ट्री का सतीश चंद्रा। नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स यहाँ पे अभी कैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, यहाँ तो लेक्चर होगा, ठीक है, ऑफलाइन में होगा तो। ओके देन, थैंक यू।